बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और रेगुलर हम वीकली इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे होते हैं जहां हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आज भी हम अहम इशू पे बहस भी करेंगे और इसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, खास करके औरतों के पोशीदा मसाइल हैं जिस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं हमारे साथ इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है प्रोफेसर डॉक्टर जुबैदा साहबा ने, और ख़ास करके अगर मैं कहूँ तो प्रोफेसर भी हैं, इसके साथ साथ अगर देखें तो FMJ हेल्थ केयर यूनिट में काम भी करती हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो ख़ास करके डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जुबैदा साहबा, एक तो सबसे पहले तो आप टीचर हैं माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। सीखने सिखाने का मरहला तो हमेशा डॉक्टर्स का जारी रहता है, तो ये एक अच्छा मुझे जो है ना मैं कहूँगा कि जी पेशा लगता है खास करके, और मैं काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ज़ाहिर हम हेल्थ टॉक पे गुफ्तगू का सिलसिला तो रखते हैं, और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जैसे मैंने बताया भी अपने जितनी ऑडियंस है उसको कि जी औरतों के कुछ पोशीदा मसाइल हैं जिस पर गुफ्तगू करनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस गुफ्तगू का मतलब यह है कि वो तमाम ख़वातीन जो कि इस मसाइल से नंबरदाज़मा होना चाहती हैं, या वो ख़वातीन जिनको इन मसाइल के बारे में पता ही नहीं है, या वो ख़वातीन जिनको इन डिजीज़ के बारे में पता ही नहीं है, और वो फिर जब टाइम गुजर जाता है उसके बाद वो कोशिश करती हैं सोचने की कि काश हम डॉक्टर को दिखा देते। तो जाहिर आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के हवाले से। अब इसमें बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं, इसमें बहुत से पहलू हैं जिससे गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि PCOS ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी भी है, लेकिन इसके साथ साथ देखते हैं कि औरतों में अभी बड़ा कॉमन हो गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने का। PCO इतना कॉमन हो गया है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। पहले हमारे क्लिनिक्स में 10 साल पहले तक जो पेशेंट्स आते थे उनमें PCO इतना नहीं होता था। अभी हर दूसरी बच्ची को, लड़की को PCO की शिकायत है। PCO पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या बाद लोग उसको PCOS कहते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो बीमारी है ये हार्मोन्स का निज़ाम ख़राब होने की बीमारी है। यानी ये जो ज़नाना हार्मोन्स हैं, ख़वातीन के जिस्म में हार्मोन्स एक ख़ास केमिकल मादे होते हैं जिनकी वजह से हमारी सारी ज़नाना खुसूसियात होती हैं। तो उन हार्मोन्स का निज़ाम ख़राब होने की वजह से ये PCO जन्म लेता है। तो एक्चुअली ये हार्मोन्स की ख़राबी है जिसको बहुत सारे लोग हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं और बहुत सारे PCO कहते हैं, लेकिन ये सर से पैर तक हर चीज़ को अफेक्ट करती है। ये टिपिकली ओवरी की बीमारी नहीं है, ओवरी खुद इसका शिकार होती है। ठीक है। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हार्मोनल चेंज हो जाते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ में रहते हुए अचानक से ऐसे चेंज हो जाना, तो क्या माहौलियाती असरात हैं या दीगर कोई दूसरे अनासर हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जन्म ले लेती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये अक्सर लोगों के जहन में आता है कि आखिर ये PCO इतना हो ही क्यों रहा है। देखिए, इसके 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जेनेटिक, कि अगर मदर में या फुप्पी में, खाला में, किसी भी ब्लड रिलेटिव्स में या बहनों में रहा है तो भी आप में आ सकता है। और दूसरा है इन्वायरमेंटल, यानी जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल। अगर तो मेरे अंदर जरासीम है, यानी ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो PCO को प्रमोट करते हैं, तो फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर मुझ पे ज़्यादा असर करेंगे। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, हार्मोन्स का जो निज़ाम चलता है वो दिन और रात के हिसाब से चलता है और हमारी बॉडी के हिसाब से। तो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर में मैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दूं, और अभी आज का जो लाइफ स्टाइल है वो तो बिल्कुल ही ऐसा है जो हार्मोन्स को ख़राब कर देने वाला है। यानी अगर हम अपना चलना फिरना कम कर दें और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा कर दें, रात को देर तक जागें, सुबह देर तक सोएं, तो हमारे जिस्म में इंसुलिन की ज़्यादती हो जाती है। इंसुलिन को अल्लाह मियां ने पैदा किया है कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता को कंट्रोल करने के लिए, मिठास को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही इंसुलिन ख़वातीन की बॉडी में बढ़ने लगती है और इसकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है, तो ये ज़नाना हार्मोन के बजाय मर्दाना हार्मोन निकालने लगती है, और ख़वातीन में वो अलामात आने लगती हैं जो कि मर्दों की खासियत हैं। जैसे सर के बाल झड़ते हैं, मर्दों को मेल बाल्डनेस होती है। चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आते हैं, दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं। मर्दों की स्किन ऑयली होती है, ख़वातीन को भी कील मुहासे और एक्नी का शुरू हो जाता है। मर्दों की हैवी बिल्ड होती है, ये ख़वातीन भी हैवी होने लगती हैं। मर्दों को मेंसेस नहीं आते, इन ख़वातीन को भी मेंसेस या तो कम हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। बच्चे नहीं होते, या अगर ठहरते हैं तो ज़ाया हो जाते हैं। शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। मतलब एक तकलीफ़ का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो शुरू हो जाता है।
ठीक है, इसका मतलब ये हो कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फोकस करना होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक करने लग जाते हैं, या समझ लें हम इसको इस तरीके से कहें कि एनवायरनमेंट तो जगह दिन बनाया है अल्लाह ताला ने, जो है काम करने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। अभी हम देखें तो किसी भी घर में आप चले जाएं तो आपको स्क्रीनिंग टाइम मोबाइल पे हो या टीवी पे हो सबसे ज़्यादा नजर आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रात की नींदें बच्चों में भी नहीं है, बड़ों में भी नहीं है। अब वो जिस तरीके से आपने कहा कि 57% आपने रेशियो बताया है खवातीन का या उन बच्चियों का जो कि नई नई बलोगत की उम्र के ऊपर जा रही हैं, ऐसी सूरत हाल में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, रमज़ानों में हम देखते हैं जी प्रोसेस फूड, टिन वाले जो फूड्स हैं या प्रिजर्व्स लगा के जो महीनों के लिए रख लिया जाता है, तो ये भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसका कितना ज़्यादा असर होता है, ये जो हम खाने पीने के अंदर एहतियात नहीं कर रहे होते हैं, खास करके प्रिजर्व फूड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे ज़्यादा असर ही इसी चीज़ का आ रहा होता है कि ये जो हमारा खाने का इंटेक बिल्कुल चेंज हो गया है और हमने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेना बढ़ा दिए हैं। ख़ासतौर पे फास्ट फूड, आप सही कह रहे हैं। फास्ट फूड में देखिए किस चीज़ से बनता है, मैदे से बनी होती है ना सारी चीज़ें। उसके अंदर जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें शुगर है, उसमें वाइट फ्लोर है, मैदा है, और उसमें जो केचप और ये सब चीज़ें ये भी कोई रियल नहीं होती हैं। इन सब में भी वही मिठास ही होती है, फ्लेवर होता है। तो ये सब चीज़ें और इनके साथ इनमें मिले हुए केमिकल्स ये हमारी बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ला रहे हैं। उसकी वजह से इंसुलिन की ज़्यादती हो रही है और उसी की वजह से हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो हमें अपने खाने पे दोबारा से रिव्यू करना होगा, नज़रसानी करनी होगी और अपनी डाइट को फिर से चेंज करना होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो चलने समझ आ रही सारी बात, लेकिन एक चीज़ ये है कि कोई भी लड़की जो कि बलूगत की उम्र पे गई है और उसके बाद वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि उसको ये बीमारी हो चुकी है? सबसे पहले तो ख़वातीन में जब उन्हें लगना शुरू होता है कि उनका माहाना निज़ाम बिगड़ रहा है, या तो उनके पीरियड्स देर से आ रहे हैं, बहुत पेनफुल आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, हैवी आ रहे हैं, या चेहरे पे उनको एक्नी आने शुरू हो गए हैं, या उनका वेट बहुत बढ़ रहा है, या जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनको फ़ौरन होशियार हो जाना चाहिए कि अंदर हार्मोन्स का निज़ाम बिगड़ रहा है और उसको फ़ौरी ठीक करने की ज़रूरत है। और वो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मशवरा करें और ख़ुद भी अपने लाइफ स्टाइल को रिव्यू करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या लाइफ स्टाइल फैक्टर ऐसा है जो उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरीके से आपने कहा कि पीरियड साइकिल होती है एक पूरी ना, तो ये जो पीरियड साइकिल है कि हर खवातीन में अलग अलग होती है या इसका एक ही निज़ाम होता है कि भाई इतने ही जो है वो गैप्स के बाद जो है वो ये साइकिल रिपीट होती है? देखिए, निज़ाम तो सब में एक ही है, लेकिन हैबिट सबकी डिफरेंट होती हैं। यानी बाज़ लोग 3 डेज ब्लीड करते हैं, बाद 7 डेज ब्लीड करते हैं, लेकिन 3 to 7 इज़ नॉर्मल, बट मोर देन 7 इज़ नॉट नॉर्मल और लेस देन 3 इज़ नॉट नॉर्मल। इसी तरह 28 डेज़ भी नॉर्मल है। 21 डेज से लेके 35 डेज़ के दरमियान का जो साइकिल पीरियड है, यानी जो ड्यूरेशन है जिसके बाद दूसरा पीरियड आ जाना चाहिए, वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी को इससे ज़्यादा देर से आ रहे हैं या बहुत जल्दी आ रहे हैं या इरेगुलर आ रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और उसके लिए उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बड़ी ज़रूरी बात है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए हम हमेशा से आपको बताते हैं कि डॉक्टर ईसा लैब आप ज़रूर विजिट किया करें, खास करके अगर आपकी अपनी फैमिली फिजिशियन आपका नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जी हमारे यहाँ फैमिली फिजिशियंस होते ही नहीं है। हम कहते हैं कि जी वो किसी ने बराबर वाले के घर में बच्चे को बुखार हुआ या इस तरीके से उसको खांसी हुई या इस तरह मौसमी जो है वो उसको सीजनल फ्लू हो गया, तो जी हमने उसको ये दवाई मिल गई थी, हमने भी वो इस्तेमाल कर ली। ये तो प्रैक्टिस आपको पता है कि हमेशा यहाँ होती चली जा रही है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने अपनी फैमिली फिजिशियन या अपने आपका अपनी फैमिली का ख्याल रखना है तो आप रेगुलर बेसिस पे महीने में जाके या 6 महीने में एक बार चेकअप जरूर कराएं। और अगर जहाँ तक बात करेंगे डॉक्टर ईसा लैब की, तो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। एक्सरेज की बात कर लें या हम लेबॉर्ट्री टेस्ट की बात कर लें या हम वैसे देख लें, तो एक ही रूफ के नीचे तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनके प्राइसेस हैं वो दूसरे हॉस्पिटल से काफ़ी कंपैरेटिवली लो हैं और ख़ास करके इस पर डिस्काउंट्स भी दिया जा रहा होता है ताकि जो लोग हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी मिल सके कि भाई आपने डॉक्टर से रुजू लाजमी करना है। अच्छा, दूसरी जानिब ये हमारे जो लोग हैं वो एजुकेट ही नहीं है। उनका ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसने लिस्ट भर के दवाएं दे देनी है। हम तो बिल्कुल सही हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उनको यही नॉलेज नहीं है कि जी उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने बताया कि जी ये जो 35 डेज़ का ये पीरियड है या 21 डेज़ का पीरियड है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या फर्दर चेंजेस आ सकती है जिससे ये पता चल सके कि हाँ वाकई में मुझ में कुछ कमी है या मेरे साथ कुछ मसला हो गया है?
फर्दर चेंजेस में ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी बॉडी वैसी नहीं नज़र आ रही जैसे कि किसी भी खूबसूरत लड़की की नज़र आती है, यानी आपकी बॉडी के कर्व्स लॉस्ट हो रहे हैं, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, हिप्स बाहर आ रहे हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा डी शेप हो गई है, या एक्ने आने की वजह से फेस ख़राब हो रहा है, या सर के बाल झड़ने की वजह से सर में जो है प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर या जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, दाढ़ी मूछें निकल रही हैं, यानी इस किस्म की मर्दाना अलामात अगर आ रही हैं तो ख़वातीन को फ़ौरी तौर पे अपने लाइफ स्टाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर कर रही हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रही हैं। तो अगर वो उसको रिवर्ट करें, जिस पे मैं अभी आपको बता भी सकती हूँ कि कैसे रिवर्ट करना है, तो बहुत बेहतर हो सकते हैं हालात। ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की। जो अभी आपने कहा ना कि फिजिकली जो चेंज हमें नजर आ रहा है, मतलब वो चेंज काफ़ी डिजास्टर है। जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि जी बॉडी का वेट बढ़ जाएगा या शेप चेंज हो जाएगी। अब आपने कहा कि जी वो बाल जो है वो फेस पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि जी डर्मेटोलॉजिस्ट तो इसका एक इलाज ले आते हैं। वो कहते हैं जी हम आपको स्लिम भी कर रहे हैं, हम आपके जो है वो फेस के एक्नी भी रिमूव कर रहे हैं, या हम हेयर भी आपके रिमूव कर रहे हैं। तो ये एक वाइस वर्सा एक मुख्तलिफ चीज़ नहीं है कि जी आया उन डॉक्टर्स को चाहिए कि वो ये कहें कि आप जाके भाई स्पेशल डॉक्टर से रुजू करें, आपके साथ जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजूहात कुछ और हैं, लेकिन वो अपनी जो है वो दुकान चमकाने में लगे हुए होते हैं। ऐसा ही देखिए, एक हिसाब से वो भी अपने लिए सही कर रहे हैं कि वो आपको ये एक हल दे रहे हैं, लेकिन ये हल वक्ती है। वक्ती तौर हाँ, ये आपको वक्ती तौर पे स्लिम भी कर देंगे या आपके लेज़र करके हेयर्स भी रिमूव कर देंगे, लेकिन क्या अगले साल 6 महीने के बाद आप वापस यहाँ नहीं आ जाएंगे? आपको यहाँ से बाल निकलने ख़त्म हुए, आपको यहाँ शुरू हो जाएंगे, कहीं और शुरू हो जाएंगे, आपका जिस्म दोबारा से फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो अगर ख़वातीन चाहती हैं कि परमानेंट सोल्यूशन मिले तो दे हैव टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल। ठीक है। अब लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात आ रही है, तो क्या किया जाए लाइफ स्टाइल चेंज करने में? नींद की रूटीन सबसे पहले चेंज करनी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, नींद की रूटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि रात में जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में आते हैं ये रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं, ये बॉडी को रिपेयर करते हैं, और ये सिर्फ उस वक्त निकलते हैं जब हम सो रहे हों और अंधेरे में हों। यानी अगर लाइट जल रही है या टीवी चल रहा है या मोबाइल की ब्लिंक पड़ रही है तो भी हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, इसलिए कि स्किन को स्टिमुलस जा रहा है कि लाइट इज देयर एंड दिस इज डे, ये दिन का वक्त है, तो ये रात के हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा। ये बॉडी खुद सेंस करती है कि दिन है या रात है, तो वो अंधेरे और रोशनी से ही सेंस करती है। ठीक है, तो आप यही कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें हमारे प्रोग्राम। इसका नाम है हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें तमाम खवातीन, बल्कि खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी इसको देखें, क्योंकि अब बात हो रही है बच्चों के हवाले से। स्क्रीनिंग टाइम की हम बात कर रहे थे। जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी बॉडी सेंस खुद करती है, अगर उसको लाइट मिलेगी तो ऐसा लगेगा डे लाइट है, तो बॉडी अच्छा, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो लोग रात में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उनको रात में नींद ही नहीं आती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बॉडी को सेंस सिर्फ लाइट से ही होता है कि डे है या नाइट है, तो अगर आप उसको लाइट देते रहेंगे तो डे में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में टूट फूट करते हैं, इसलिए कि ये भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमें उठा के चलाने के लिए, काम करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स चाहिए। लेकिन अगर आप गाड़ी को 4th गियर पे दौड़ाते हुए जा रहे हैं तो टूट फूट तो होगी ना, ट्यूनिंग तो उस गाड़ी को चाहिए, तो ट्यूनिंग उसे रात में मिलती है जब वो रिलैक्स होकर सोते हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स और खासतौर पर मेलाटोनिन जो हमारे एक्स को रिपेयर करता है, खवातीन की जनाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ये रात 9 से सुबह 4 तक ही रिलीज होता है। और 9 बजे से 4 बजे तक। अब देखें, ये वही वक्त है जो इशा के बाद सो जाने का है और तहज्जुद और फजर में उठ जाने का है, तो अल्लाह मैंने भी वही टाइम हमें सोने जागने के दिए हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो इन हार्मोन्स की कमी ज्यादती की वजह से जब हमारे एग्स ख़राब हो जाते हैं तो हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं, हार्मोन्स ख़राब होते हैं तो फिर पूरी बॉडी पर उसका असर आता है और फिर यही पीसीओ को जन्म देता है। तो एक्चुअली पीसीओ को ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो सके, ये मेरे हिसाब से लाइफ स्टाइल चेंज से बहुत बेहतर हो सकती है अगर हम चाहें तो। ठीक है। अच्छा, हम जब ब्रेक पे थे तो वहाँ एक गुफ्तगू में आपने ये भी कहा था कि जी ये पीसीओस जो होते हैं या जो ये जो अमल होता है, ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा होता है कि जी अब आप डायबिटीज़ की जानिब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैंने आपसे बताया कि हमारे जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा होने लगती है जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए, हम लोग आजकल जो ब्रेकफास्ट लेते हैं इसमें हम सीरियल्स ले रहे हैं, हम ब्रेड ले रहे हैं, हम रस्क ले रहे हैं, हम पूरी पराठे ले रहे हैं, हम चाय में चीनी ले रहे हैं, हम जूस ले रहे हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, है ना। इतना सारा कार्ब्स खाने के बाद हमारे जिस्म में इंसुलिन ही इंसुलिन होती है और फिर वही कि वो मेल हार्मोन रिलीज़ करती है और उससे फिर पीसीओ होता है। तो अगर हम अपना सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज कर लें और इसमें हम एग्स का इस्तेमाल करें, हम बहुत सारे एग्स में वेजिटेबल्स डाल के एग ऑमलेट बना लें 3-4 अंडों का, उसे आप इस चमचे से खाइए। आप नमकीन लस्सी की दही लीजिए, आप नट्स लीजिए, आप ग्रीक योगर्ट ले लीजिए, तो
बहुत अच्छा नाश्ता हो जाएगा और इसमें कहीं कार्ब्स नहीं होंगे। और आप बगैर चीनी की चाय ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए, तो ये एक अच्छा हेल्दी रिच नाश्ता है। तो आप कार्ब्स का इंटेक कम करें और एक्सरसाइज बढ़ाते चले जाएं, इंसुलिन कम होती चली जाएगी। एक्सरसाइज बढ़ाने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो इंसुलिन कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज को भी हमने ऐसा बनाया हुआ है जैसे कोई ये अलग से एक काम है जिसके लिए हम कल वक्त निकालेंगे, अगले हफ्ते वक्त निकालेंगे, और ये टलता ही चला जाता अच्छा, है। एक और भी चीज़ है ना, जो लोग वक्त निकाल भी रहे हैं, तो हम उनको ये देखते हैं कि जी वो सेलफोन का इस्तेमाल वहाँ पे भी ज़्यादा करते हैं। मतलब आप अपनी सेल्फीज़ ले रहे होंगे, या वो कहते हैं ना फ्लेक्स करने के लिए, चाहे वो जिम की या उसके साथ साथ, तो वो जो कंसंट्रेशन पूरी एक चाहिए अगर एक जिम में एक्सरसाइज करने की, क्योंकि वो माइंडली तौर पे भी तो आपकी वो कहते हैं ना कि डाइवर्जन हो रही है। बिल्कुल। अगर वो डाइवर्जन होगी तो फिर एक्सरसाइज से आप कोई फ़र्क तो नहीं कोई पड़ेगा। फर्क इसका नहीं मतलब पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मोबाइल का या किसी भी इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक्सरसाइज के लिए मैं एक मशवरा ये दूंगी कि इसको अलग से ना किया जाए, इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। यानी अगर आप पाँचों वक्त नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का जो आपका प्रेयर मैट है, आप उसे नमाज पढ़ने के बाद योगा मैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए उस पर योगा कर लीजिए। रात को सोने लेटिए, लेट के करने वाली एक्सरसाइजेस कर लीजिए। बैठ के काम कर रहे हैं तो एड़ी ऊपर करने वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। हर 10 मिनट के बाद टेबल के गिर्द 2 चक्कर लगा लीजिए। आपका सीईओ आपको ऑफिस से बाहर नहीं कर देगा कि आप टेबल के गिर्द क्यों घूम रहे थे। तो अगर आप हर 10 मिनट पे थोड़ा थोड़ा वॉक करने की आदत डाल लें तो इतनी एक्सरसाइज बहुत है बॉडी के लिए, अलग से कोई 1 घंटा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या बात है भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी आपने बताई है। खास करके कि जितने वो मर्द हजरात या वो खवातीन जो कि अपने ऑफिस में, जो कि अपनी सीट्स पे काम करें, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चों के हवाले से बात करनी है ना, वो ज़ाहिर मर्द हजरात के हवाले से भी हो गई, खवातीन के हवाले से भी हो गई, लेकिन हमारे बच्चों का जिस तरीके से स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वालिदैन को क्या मशवरा देंगे कि किस तरीके से, और उनके फूड का कितना ख्याल करना होगा? देखिए, मेरे पास क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने देखा है अपने बच्चों को सॉरी, वो टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, जूसेस दे रहे हैं, जेलीज दे रहे हैं, दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। वो सिवाय कार्ब्स के कुछ बच्चों को दे ही नहीं रहे। फिर जब वो रोते हैं तो उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं कि अच्छा चलो तुम इस पे ये मूवी देख लो, और वो बच्चे उस पर वो देखने बैठ जाते हैं। यानी बच्चा मूव नहीं कर रहा, आपने उसकी एक्सरसाइज छीन ली और आपने उसको कार्ब्स खिलाते चले गए। अब आप ये बताइए, बच्चा बड़े होकर डायबिटिक होगा या नहीं? और बड़े होकर जब वो मेरे क्लिनिक में आएगा, मैं उससे कहूँगी कि आज से तुम्हें कार्ब्स कम कर देने, तो कैसे कम करेगा? उसकी तो हैबिट बनी हुई है इतने कार्ब्स खाने की। तो प्लीज़ अपनी हैबिट्स पे गौर कीजिए, अपने बच्चों को इतने कार्बोहाइड्रेट ना दीजिए, उनको दौड़ने भागने दीजिए, उनके हाथ में मोबाइल ना दीजिए, और अपने हाथों से भी मोबाइल कम कीजिए और दौड़ने भागने की आदत बनाइए। तो ये बीमारियां जो बढ़ती चली जा रही हैं, पाकिस्तान जो डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गया है, इसको बचाइए, क्योंकि पीसीओ पहली स्टेज है और डायबिटीज़ सेकेंड स्टेज है। पीसीओ वाले ही डायबिटीज़ डेवलप करते हैं। तो अगर डायबिटीज़ से बचना है, जिसकी बहुत खौफनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करें और एक्सरसाइज बढ़ाएं, और रात को जल्दी सोएं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर तो बात कर ली, लेकिन अब अगर हम बात करें इसी के ऊपर, पीसीओएस के ऊपर, इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, ट्रीटमेंट की भी कंडीशंस अलग अलग होंगी। बिल्कुल। तो क्या इसकी जो मेडिसिन हैं वो हर स्टेज पे अलग है? इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और खाने पीने से ही कम किया जा सकता है, या इसके साथ साथ हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी होगी? बिल्कुल आपने सही कहा, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। ये तो उसका एक रुख था जो मैं देना चाहती थी, हाँ, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीओ एंड डायबिटीज़ कंट्रोल। लेकिन हर स्टेज पे आपने सही कहा, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। यानी अगर बच्चियों को सिर्फ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। अगर उन्हें हिर्सुटिज्म यानी बाल और एक्नी वगैरह आ रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं तो सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। बच्चे ज़ाया हो रहे हैं या शुगर हो रही है, तो उन सब का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और उसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर से ही मशवरा करना होगा। लेकिन उसके साथ अगर वो लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे तो मेडिसिन बहुत जल्दी असर करेंगी और देर पर असर होगा। वरना वो सिर्फ जितने दिन दवा खाएंगी उतने दिन ठीक रहेंगी, सिर्फ डॉक्टर चेंज करती रहेंगी, डॉक्टर घूमती रहेंगी, और फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब एज ब्रैकेट्स का बताइएगा, जो खवातीन के एज ब्रैकेट्स होते हैं, क्या इसके भी ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट करने के लिए क्योर है वो अलग अलग होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर वो सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चाह रही हैं, यानी बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेऔलादी, ये पीसीओ का कॉमन कंप्लेन है कि पीसीओ वाली खवातीन को बच्चे या तो होते नहीं हैं, देर से होते हैं, मुश्किल से होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, तो उसमें उनको एज का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, शादी होना तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, कोई इंसान अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा है, लेकिन शादी के बाद खामखा फैमिली को डिफ़र करना कि अभी हम करियर बना रहे हैं, हम बाद में बच्चे पैदा कर लेंगे, ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। क्योंकि बेस्ट एज जो प्रेगनेंसी के लिए मेडिकली डिक्लेयर्ड है वो 25 से 35 है। तो आप 35 साल की उम्र से पहले अगर अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, अब
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बच्चे भी हो रहे हैं, जिससे हमने देखा कि बच्चे नहीं होते, ये भी एक इशू होता है। हमारे एक बड़ी मिथ है इस तरह के, अगर मामला ना हो, शादी ना हो या बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वहाँ एक ही बात होती है, या तो नज़र लग गई है या किसी ने कुछ कर दिया, मतलब XYZ, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो होते हैं। इससे अगर बाहर निकलना तो फिर क्या करना होगा? इससे बाहर निकलने के लिए हमें रियलिस्टिक होकर सोचना होगा कि कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है या गलत हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर होगा। तो मेरा मशवरा यही है, जैसे हर मुल्क में होता है, हमारे यहाँ तो खैर बहुत मुश्किल है कि हम एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए जाते ही नहीं हैं। हम में से कितने लोग हैं जो एनुअल मेडिकल चेकअप कराते हैं? नहीं कराते। लेकिन कम से कम शादी के बाद तो ऐसा ज़रूर करें कि आप एक चेकअप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर कर लीजिए। हमारे यहाँ प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक्स का भी रिवाज नहीं है कि हमारे यहाँ कपल डॉक्टर के पास जाए और पूछे कि क्या हम फिट हैं प्रेग्नेंट होने के लिए या नहीं, हमें उससे पहले क्या करना होगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, ये अब हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अवेयरनेस बढ़ रही है और थैंक यू वेरी मच कि आप बढ़ा रहे हैं इस अवेयरनेस को। तो डॉक्टर्स के पास जाना बहुत खास करके डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि लोगों तक ये अवेयरनेस जाए कि वाकई में ये जो तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि हम सिर्फ डिस्टर्ब तो, आप किसी भी घर की स्टोरी देखें तो कोई ना कोई एक ऐसा पेशेंट ज़रूर मिलेगा जिसके पास डायबिटीज़ का कोई मसला होगा, नहीं तो किसी को PCOS के मसले होंगे। और इन तमाम मसाइल के हल के लिए डेफिनेटली इस तरह की आगाही मुहिम या इस तरीके से प्रोग्राम का करना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा टेट्रा पैक के हवाले से, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वैसे तो रिकमेंडेशंस में आ रहा होता है कि जो डॉक्टर्स खुद से रिकमेंड करते हैं जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है कि भाई आप ये वाले डब्बे वाला दूध दिया है, ये इसके लिए बेहतर है, तो वो सिर्फ उस वक्त फर्दर ज़रूरत होती है, या ये जो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माएँ टेट्रा पैक के ऊपर ही बच्चों को पाल रही होती हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि माँओं में भी ये रुझान बढ़ रहा है कि वो डब्बे का दूध पिलाने लगी हैं। अगर तो शुरू के वक्त जब ऑपरेशन हुआ है, किसी भी वजह से आप मुड़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे हैं और उसे 1-2 फीड्स बाहर की दे भी दी गई हैं, तो भी जो कि हम उसको भी रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं पैदा होते ही माँ को बच्चे का दूध दिया जाए, वो बच्चे को माँ का दूध दिया जाए। तो माँ के दूध की हुर्मत असल में हमें समझ ही नहीं आती है। माँ का दूध की हुर्मत अगर हम इस्लाम के हवाले से देखें, कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि माएँ बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाएं, और हुर्मत इतनी कि अगर किसी और ने पी लिया है तो उससे आपकी शादी भी नहीं हो सकती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कभी हम इस पर क्यों नहीं सोचते कि इतनी हुर्मत कैसे हो गई इस दूध में? तो अब मेडिकल साइंस आहिस्ता आहिस्ता प्रूव कर रही है कि एक ऐसा दूध है जो डे बाय डे अपने आप को चेंज करता है। और इसको कैसे पता चलता है कि बच्चे को अब क्या चाहिए? कि बच्चा जब सक करता है तो उसका जो सलाइवा थूक है वो माँ की निपल्स को लगता है, तो उससे वो परसीव करता है कि अच्छा ये बीमार है तो मुझे एंटीबॉडीज इसको देनी है, इसके पास फलानी चीज़ कम है तो मुझे अब ये देनी है। तो वो मिल्क अपने आप को उस बच्चे के हिसाब से चेंज कर रहा होता है, उसकी एज के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इतना इम्पॉर्टेंट मिल्क है ये। तो आप इसे बच्चे से कैसे छीन लेते हैं, आप कैसे बच्चे को डब्बे का ख़राब दूध पिला देते हैं, ये आपको सोचना होगा। अपने बच्चों की सौतेली माँ ना बने, सगी माँ बने और उसको अपना ही दूध पिलाएं। और जो प्रिजर्व्स करके हम फूड आप अभी बाजार में चले जाएं तो आपको नूडल्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे, आप डब्बे वाले पैक में आपको तमाम किस्म की सब्जियां मिल जाएंगी, तमाम किस्म के फ्रूट्स मिल जाएंगे। ये कितने नुकसानदेह हैं? ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, इसलिए कि इनमें प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ हो रहे हैं ये केमिकल्स हैं, और इन केमिकल्स को हमारे जिस्म से निकालने के लिए हमारे लिवर को और हमारे किडनी को बहुत काम करना पड़ता है। लिवर हमारे पास अल्लाह मैंने एक ही दिया है, किडनी तो फिर भी 2 है। तो लिवर अगर फेल हो जाए तो फिर ज़िंदगी का कोई चांस नहीं है। तो अपने लिवर पे इतना बोझ ना डालें, इसको इतना ना परेशान करें, इसलिए कि टॉक्सिसिटी बॉडी से टॉक्सिन्स को यही निकालता है। तो जब हम दिन रात ये सब प्रिजर्वेटिव्स देते रहेंगे तो अपने लिवर पे गैर ज़रूरी बोझ डालते रहेंगे, और एक दिन आएगा कि फिर हमारी बॉडी इन टॉक्सिन्स का शिकार हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि फ्रेश चीज़ें लीजिए, और हमारा मुल्क तो बड़ा रिच है, हमारे पास हर चीज़ फ्रेश है, हमें कोई भी चीज़ डब्बे से लेने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन। अच्छा, हमने ट्रीटमेंट की बात कर ली, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जी कुछ देर पहले भी मैंने यही कहा कि जी हम लोग एक दूसरे की ट्रीटमेंट को देख के, मिसाल के तौर पे किसी की भी बच्ची के साथ अगर कोई इस तरह के मामला PCOS के हो जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी और के भी इस तरह के मसाइल हो गए तो वो वही रिकमेंडेशन दे देते हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ ये सबको जो था उन्होंने ये कर लिया और सही हो गई, आप भी ये कर लें। तो ये जो अपने पास से जो कहते हैं ना गाइडलाइन देना है, या अपने पास से जो वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान वाली जो सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए ख़वातीन को क्या मशवरा देंगे? इसके लिए मेरा मशवरा यही होगा कि हर केस डिफरेंट है और डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मैंने भी आपको PCO के मुतालिक बताया कि इसमें ये अलामात होंगी और ये हार्मोन्स बिगड़ जाने का नाम है। लेकिन देखिए, इसी का एक करीबी
जो डिजीज़ है वो थायराइड है। अगर थायराइड का लेवल जिस्म में गिर रहा है तो भी यही अलामात होंगी जो मैंने अभी बताई हैं कि जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेंसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। मगर ये पीसीओ नहीं होगा, ये हाइपोथायराइड होगा, ये थायराइड का मसला है। तो ये बात आपका डॉक्टर ही पहचानेगा कि आपको क्या मसला हुआ है। तो बजाय सेल्फ डायग्नोसिस के आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास। डॉक्टर्स भी सारे मुस्तनद डॉक्टर हमारे पास नहीं है, कुछ हमारी बदकिस्मती ये भी है। तो अगर आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको डायग्नोस करके बता सकते हैं कि आपको किस किस्म का मसला हुआ है। सही। अच्छा, अब ये जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जी मसला डॉक्टर बता देगा कि जी थायराइड है या इसके साथ साथ उसको पीसीओएस का मसला है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन के डेफिनेटली डॉक्टर के पास तो वो जा रहा है। लेकिन अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें, दोनों ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ भी हैं। जो थायराइड का मसला है इसमें भी यही तमाम फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल ही अफेक्ट कर रहा है हमें? देखिए, लाइफ स्टाइल तो हम में से हर एक को अफेक्ट कर रहा है। अगर मुझे पीसीओ नहीं भी है तो भी तो मुझे डायबिटीज़ से बचना है। डायबिटीज़ पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है डायबिटीज़ में, जो किसी फ़ख्र की नहीं, शर्म की बात है कि हम डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में। और उसकी वजह वही हमारा बेतहाशा कार्बोहाइड्रेट खाना और हर काम खड़े होकर, हर काम बैठ के करना। हम बिल्कुल एक्सरसाइज भूल चुके हैं। जबकि मेरा ख्याल ये है कि अनाज या सीरियल्स उन्हीं लोगों को खाने चाहिए जो मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे हमारे आबा अजदाद खाते थे और बहुत मुशक्क़त भी करते थे। हम नहीं करते, तो हमें इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज कर भी लें तो भी बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है। लाइफ स्टाइल का फैक्टर तो हर एक के ऊपर है, वो तो हम में से हर एक को डायबिटीज़ से बचना है तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। लेकिन बहुत सारी बीमारियों का इलाज दवाओं में, बल्कि डायबिटीज़ भी जब आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से जाके दवा ही लेनी पड़ती है और बाद सूरतों में इंसुलिन भी लेनी पड़ती है। ठीक है, अभी एक आपने बात बड़ी अच्छी की जिसमें आपने कहा कि जी डॉक्टर्स तो हैं सब, लेकिन सब डॉक्टर्स भी नहीं हैं। अब अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जी प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिशनर्स होते हैं और वो अपने आगे खुद से डॉक्टर का लफ्ज़ लगा लेते हैं या लोग उन्हें डॉक्टर समझना शुरू कर देते हैं। ये दोनों जगह से कंसेप्शन जो है ना, मिसकंसेप्शन हो जाता है। ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि एफएमजी आप हेल्थ केयर यूनिट के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे जो खिदमत हम अंजाम दे रही है, जैसे कि वो तमाम डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड है, मतलब पढ़ चुके हैं, तो क्या आप उनको मतलब ट्रीटमेंट सिखा रही होती हैं? जी हाँ, हमने एक ये नया काम ये शुरू किया है एफएमजी हेल्थ केयर सेंटर में, जो कि कराची यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट है ये नया सेंटर ही, कोई बहुत पुराना नहीं है। लेकिन एक नया काम हमने यहाँ ये शुरू किया है। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर्स को बताना चाहूँगी कि वो सारे डॉक्टर्स जिनको प्रैक्टिकली सर्जरी में कमांड अभी नहीं हुई है, वो हमारे सेंटर पे तशरीफ़ ला सकते हैं और हम उन्हें सर्जरी में अपने पास दावत देते हैं कि वो आएँ, डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ हमारे पास आके सीखें। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम उन्हें एज ए सर्जन भी वॉश कराते हैं, एज ए असिस्टेंट भी वॉश कराते हैं, एज ए ऑब्जर्वर भी वॉश कराते हैं। और वो हमारे पास आके कम से कम ये ज़रूर सीखने के डोंट बी टेक्नीशियन डिपेंडेंट, क्योंकि बहुत सारे सर्जन शहर में हैं जो टेक्नीशियंस के थ्रू सर्जरीज कर रहे हैं, उनको उनका टेक्नीशियन सिखाता है तो वो करते हैं, वरना नहीं करते। और ये खासी शर्म की बात है। लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है, अब डॉक्टर्स बेहतर हो रहे हैं और सर्जन्स भी बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो एफएमजे जो एक अलग से काम कर रहा है वो ये भी है कि हम सर्जन्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही होती है, इसमें हमने देखा कि जी कम से कम 2 साल जो है वो जॉब भी होती है जो आप कर रहे होते हैं, तो क्या वो इनफ नहीं है? बिल्कुल वो एनएफ है, जिसको हम एसआरशिप कहते हैं, सीनियर रजिस्ट्रारशिप। यानी जब एफसीपीएस हमारे बच्चे कर लेते हैं तो हम उन्हें 2 साल की सीनियर रजिस्ट्रारशिप करवाते हैं। लेकिन सब जगह एसआर लेवल जो है डिफरेंट है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो आपको फ्री हैंड देते हैं, कुछ हैं जो प्राइवेट सेटअप्स हैं जहां कोई भी कंसल्टेंट अपने प्राइवेट पेशेंट को एसआर को हाथ नहीं लगाने देता कि जी ये पता नहीं मेरे केस में कुछ गलती ना कर दे। तो इस हिसाब से उन बेचारों की जो प्रैक्टिस है या उनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है, जो यूनिट आपका बना हुआ है वो सिर्फ सर्जरी के हवाले से या फर्दर और भी अगर डॉक्टर्स किसी और उसमें बनने तो वहाँ पे वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? फिलहाल तो हमने सिर्फ सर्जरी से ही स्टार्ट लिया है, लेकिन हमारा इरादा है हम वर्कशॉप्स करवाते हैं। एफएमजे में फ्रीक्वेंट वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, और हम डॉक्टर्स को और आसपास वाले शहर के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस बढ़े और कॉमन टॉपिक्स पे ज़रूर बात करें। ठीक है, वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है। मैं चाहूँगा जो बच्चियाँ हैं उनको क्या मैसेज देंगी जो न्यूली हम कहेंगे बलूगत की उम्र पे जाती हैं और ऐसे में उनको नहीं आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि जी उनके साथ क्या मसला हुआ है? तो अब वो अक्सर हमने ये भी देखा है कि जी बच्चियाँ वो शर्माती भी अपने घर वालों को बताने से, उनको क्या मशवरा देंगी?
देखिए, उनके लिए तो मशवरा बाद में दूंगी, पहले मैं उनकी माओं को मशवरा दूंगी कि बच्चियों से बात करना सीखें। और वालदैन में बाप को भी मैं ये मशवरा दूंगी कि अपने लड़कों से बात करना सीखें, बजाय इसके कि हमारी बच्चियां ये नॉलेज मेंसेस से मुताल्लिक या सेक्स से मुताल्लिक आसपास की अहमकाना लड़कियों से लें या उल्टी सीधी जगहों पे जाके, अब तो वो वेबसाइट्स आ गई डिफरेंट, उस पर वो क्लिक करें। उससे कहीं बेहतर है कि माँ अपनी बेटी को और बाप अपने बेटे को सही रास्ता दिखाए, सही बात बताए, क्योंकि हम उन्हें नहीं बता पाते कि मेंसेस अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, ये हमारी सेहत की अलामत है और इनके होने में ही हमारी भलाई है। बच्चियां इसको एक ख़राब चीज़ समझ लेती हैं, एक बैड चीज़ समझ लेती हैं, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, जैसे पीरियड शुरू होते हैं वो एक बुरे हाल में आ जाती हैं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग की गई है वो इस तरह की गई है कि उनको सही मैसेज नहीं दिया गया। तो एक तो उनको मैसेजिंग सही होनी चाहिए। अब उसके बाद भी अगर वो महसूस करती हैं कि मामलात वैसे रेगुलर नहीं चल रहे हैं जैसे चलने चाहिए, तो वो अपनी माँ से बात करें और माँ उनको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, और वालिदैन को क्या मशवरा देंगी? बच्चियों के हवाले से दे दिया, लेकिन अगर डॉक्टर और ट्रीटमेंट के हवाले से बोले तो वो क्या मशवरा देंगी आप? डॉक्टर और ट्रीटमेंट के हवाले से भी मैं वालिदैन को यही मशवरा दूंगी कि पहले अपने बच्चों के लाइफ स्टाइल पर नज़र रखें, उनको बेहतर लाइफ स्टाइल देने की कोशिश करें। खुद सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल बेहतर बनाएं। हम खुद अगर रात को देर तक जाग रहे हैं तो हम बच्चे को नहीं कह सकते कि तुम सो जाओ। हम खुद केक और पेस्ट्री खा रहे हैं तो उससे नहीं कह सकते कि तुम अंडे खाओ, गोश्त खाओ, सब्जियां खाओ, दालें खाओ। तो हमें खुद अपना लाइफ स्टाइल बेहतर बनाना है और मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर बच्चों का चेकअप कराएं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जुबैदा साहब हमारे साथ मौजूद थी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी ये जो पोशीदा बीमारियां हैं उसकी असल वजह हमारा लाइफ स्टाइल है और इसके साथ साथ डॉक्टर से दूर रहना है। तो भाई अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए और डॉक्टर ईसा जो लेबॉर्ट्री है उसको भी ज़रूर आपने विजिट करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।